हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 10 और वेरी लास्ट चैप्टर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो भाई यहाँ पे हम बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स के प्रोटीन और विटामिन वाले पार्ट की। इससे पहले भाई हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज इतनी सारी शुगर्स की बात कर ली है। अब भाई प्रोटीन्स और विटामिन होते क्या हैं? सबसे पहली बात, अगर ये दोनों चीजें हमारी बॉडी में थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी बॉडी का भाई स्ट्रक्चर भी हो जाएगा ऊपर नीचे। जैसे आपने देखा है खली, द ग्रेट खली का हाइट कितना ज्यादा है और वैसे ही एक 2 फीट की भी लड़की है। तो भाई ये जो इनका हाइट डिफरेंस है ये क्यों है? अब तुम जब कभी जिम में देखोगे तो जिम में भाई सबके डोले शोले होते हैं। अब ये डोले शोले किसकी वजह से होते हैं? अब भाई ऐसी हमने हर चीज में सुना है, भाई प्रोटीन खा लो, इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन से बॉडी बनती है, प्रोटीन से ये होता है। तो क्या ये बातें सच है? इन सब की ही बातें हम यहाँ करने वाले हैं कि क्या चीजें हमें जरूरी है और क्या नहीं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स बनते कैसे हैं। अब भाई इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स के बहुत सारे यूजेस बताओ, विटामिन्स के बहुत सारे यूजेस बताओ। क्योंकि हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ बात करेंगे इनके रिएक्शंस की, इनका मैकेनिज्म, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ में थोड़ी थोड़ी ये भी कि भाई प्रोटीन्स क्या काम आते हैं और विटामिन क्या काम आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे प्रोटीन्स के साथ। भाई प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं किसके? अल्फा अमीनो एसिड के। मतलब जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसके क्या साइड वाले किस पे, नाइट्रोजन पे एक बड़ा सारा ग्रुप लगा होगा। तो जस्ट बगल में है तो अल्फा हुआ, और पॉलीमर मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे क्या होंगे? अमीनो एसिड्स का जो हमारे पास क्या आता है, कॉम्बिनेशन आता है, ये हमारे बनाते हैं प्रोटीन्स। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। भाई हमारे लिविंग सिस्टम के लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है ये प्रोटीन। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, बिल्कुल हमने सुना है मिल्क से प्रोटीन मिलता है, पल्सेस से मिलता है, पीनट बटर भाई बड़ा फेमस है आजकल, तो बच्चा बच्चा जानता है पीनट बटर क्या होता है, फिश, मीट, और इन सब से हमें क्या मिलता है? भाई ये सारे मेजर सोर्स हैं प्रोटीन्स के। जैसे हमारा सोयाबीन भी, और अब तो भाई कस्टमाइज मार्केट में भी प्रोटीन पाउडर्स जो है अवेलेबल है। तो भाई सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में हमें कहाँ से पता चला? ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस कौन सा वर्ड था? प्रोटियोस। कौन सा था? प्रोटियोस, जिसका मतलब क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस। क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस। अब मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस से क्या है? पहली जरूरत। पहली जरूरत क्या है हमारे लिए? भाई हमारे अमीनो एसिड्स, हमारा प्रोटीन, ये हमारी बॉडी के लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे हमारे पास जो अमीनो एसिड नोन है वो कितने हैं भाई? 20 नेचुरल अमीनो एसिड। कितने हैं? 20 नेचुरल अक्योरिंग अमीनो एसिड्स। मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमने लैब में भाई प्रिपेयर नहीं किया। क्या नहीं किया? लैब में प्रिपेयर नहीं किया। अब ऐसा कुछ दिखता है हमारा अमीनो एसिड। क्या क्या होगा? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें मिलेगा, एक तुम्हें मिलेगा भाई अमीन ग्रुप, और साथ में तुम्हें अच्छी खासी एलिफेटिक चेन। अब यहाँ पे क्या होगा? ये आर चेंज होता जाता है और हमारे 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता गया। हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20। प्रोटियोस वर्ड से हमारा वर्ड प्रोटीन लिया गया है, जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। ये दो बात है अभी तक याद रखने वाली। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर भाई बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे 20 अमीनो एसिड्स की, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। अब भाई इन 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स में क्या है? दो चीजें हैं। एक हमारे पास है एसेंशियल अमीनो एसिड, और एक है भाई नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब ये क्या होते हैं इनकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं।
पहले हम ये चार्ट देखते हैं। देखो मैंने तुम्हें अभी अभी बोला तुम क्या करो भाई, इसकी स्ट्रक्चर याद करो। कैसे करोगे, CH इधर COOH और यहाँ पे तुम लगा दो भाई NH2 ग्रुप, ठीक है। अब ये जो बची हुई स्पेस है, एक और बॉन्ड है, यहाँ हमारा ग्रुप हम चेंज करते जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो मेरे पास है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। मैंने तुम्हें क्या बोला, ये हमारी स्ट्रक्चर होती है, एक तरफ होता है COOH और एक तरफ हम लगा देंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई NH2 ग्रुप। ये बन गया मेरा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। अगर मुझे क्या बनाना है, एलेनिन, एलेनिन कैसे बनेगा, वापस COOH NH2 और ये हुआ भाई हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या है, CH3, तो ये बन गया ग्लाइसिन, ये एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन। ऐसे करके हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं भाई, 20 अमीनो एसिड्स हैं। ये है, हम यहाँ पे ये जो हमारे पास R लगता था ना चेन में, इसकी जगह हम कौन सा ग्रुप यहाँ लगाएंगे और कौन सा अमीनो एसिड हमारा बनता जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब आगे देखो भाई, इनको हम कैसे इंडिकेट करते हैं। ग्लाइसिन को GLY से, एलेनिन को ALA से, वैलिन को VAL से, ल्यूसिन को LEU से। और इनको और शॉर्ट में भाई हम इनको कोड लेटर में भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं, ग्लाइसिन को G से, एलेनिन को S से, वैलिन को V से और ल्यूसिन को कैपिटल L से। मतलब जो भी इनका नेम है उसके फर्स्ट लेटर से हम इनको क्या करते हैं भाई, इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। तुम यहाँ पे एक अलग चीज देख रहे हो भाई, यहाँ पे क्या है, हर एक अमीनो एसिड के पास स्टार है और कहीं पे नहीं भी है। अब इस स्टार से क्या मतलब है, अब तुम यहाँ पे मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पे इनकी साइड चेन कोई नहीं पूछ रहा। अगर पूछेगा भी तो भाई ग्लाइसिन की पूछेगा, एलेनिन की और वैलिन, बस इससे ज्यादा कोई तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा किसी भी अमीनो एसिड की, ना तुम्हें इनका सिंबल और ना ही इनका कोड लेटर। ये हो गए हमारे पास 8 अमीनो एसिड, 9, 10, 11, 12 पे फिर स्टार लग रहा है। फिर हमारे पास सेरीन, सिस्टीन, मेथियोनाइन, यहाँ भी स्टार लग रहा है। फेनिल एलेनिन, यहाँ भी स्टार है। थायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन और ये हमारा प्रोलीन। ये हुए हमारे पास 20 अमीनो एसिड। तो यहाँ हमने देखा भाई कुछ अमीनो एसिड्स के पास तो स्टार है और कुछ के पास नहीं। तो ये स्टार की वजह से हमारे अमीनो एसिड्स पे क्या फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पे जिनके पास स्टार है, जैसे मैंने आपको सर्किल करके दिखाया, वो सारे हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स और जिनके पास नहीं है वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब आया समझ में। अब तुम्हें ये जानना है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। उसकी बात हम करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के अंदर। भाई हमने अमीनो एसिड्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, हमने एसिडिटी के ऊपर इनको कैसे डिवाइड किया हुआ है कि भाई न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स, 3 तरीके के अमीनो एसिड हमें मिल सकते हैं। अब कैसे, न्यूट्रल क्या होगा भाई, जब हमारे पास H2N और C डबल बॉन्ड OH कैसे होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे। वो कैसा होगा भाई, वो हमारे पास होगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। पेपर में अगर क्वेश्चन आए, डिफाइन एसिडिक अमीनो एसिड या न्यूट्रल अमीनो एसिड या बेसिक अमीनो एसिड, तुम्हें क्या करना है, अगर न्यूट्रल की बात करें तुम्हें क्या लिखना है, इन एनी अमीनो एसिडिक स्ट्रक्चर if H2N is equals to carboxylic groups then it is known as by neutral amino acid। एसिडिक क्या होगा, अब तुम समझ रहे होंगे, अगर एसिड वाला पार्ट ज्यादा होगा किससे भाई, NH2 से, तो वो हो जाएगा एसिडिक, और अगर बेसिक वाला पार्ट ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा हमारा बेसिक अमीनो एसिड। बस यही एक बात है इन तीनों अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अब बात करते हैं हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही क्या होता है, हम पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो वहाँ जा रहे हैं,
तो भाई जब हम वहाँ जाते हैं ना, तब हमें एक चीज़ बड़ी याद आती है, मम्मी के हाथ का खाना। और बाकी जितने भी लोग हमारे घर में प्रेजेंट होते हैं, सबकी वैल्यू हमें तभी समझ में आती है। तो जिसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आती भाई, वो तो हुए हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम घर में हैं। तो जब हम घर में रहते हैं, हमें किसी की वैल्यू समझ में नहीं आती। क्या है, चिल्ला रहा है चिल्लाने दे, ऐसे हम करते हैं, जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन भाई जैसे ही हम घर छोड़ते हैं, मम्मी की सबसे पहले याद आती है, मम्मी के हाथ के खाने की याद आती है। तो जो चीज़ भाई क्या होती है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, उसे हमें आउट किसी सोर्स से लेना होता है। और इसीलिए वो अमीनो एसिड्स कैसे बन जाते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, लाइसिन, वैलिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, ग्लाइसिन, एलिनिन, और अभी 20 में से भाई 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल। तो समझ में आया एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। एसेंशियल याद रखने की ज़रूरत है, जो हमें बाहर से ज़रूरी है लेना, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो गए, वो तो नॉन एसेंशियल है, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है हमें कौन कौन से होते हैं। तो ये हुई एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात। अब अगली बात करते हैं भाई हम यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात तो ये कलरलेस होते हैं। कभी प्रोटीन का डब्बा घर पे देखा होगा, वही कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल होते हैं, बिल्कुल हम पानी में घोल के पीते हैं। हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, सॉलिडिटी कैसी होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है भाई, हाई होता है। एग्जिस्ट इन डी एंड एल फॉर्म, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डी में भी और एल में भी। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल नेचुरली ऑक्यूपाइंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ग्लाइसिन क्यों नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव, सोचो। अब तुम एक बात याद रखना भाई, पहली बात तो ये एक्सेप्शन है, तो तुम्हें याद रखना है कि सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसीलिए मैंने बोला ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भाई आर की जगह ग्लाइसिन में क्या आता है, एच। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कायरल कार्बन। मतलब ये जो कार्बन हमारे पास है यहाँ पे, इससे सारे बॉन्ड्स अलग अलग होने चाहिए। जबकि ग्लाइसिन में अगर यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे इसके दो बॉन्ड सेम हो जाएंगे, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे दिखाएगा। इसीलिए हमारा ग्लाइसिन कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, जबकि बाकी सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं भाई, यहाँ पे अमीनो एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं, सॉल्ट के जैसे। कैसे बिहेव करते हैं, सॉल्ट के जैसे। क्यों करते हैं, हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे थे बिल्कुल लास्ट में, हमने बात की थी भाई ज्विटर आयन फॉर्मेशन की। किसकी बात की थी, ज्विटर आयन की। ज्विटर आयन क्या होता है, हमारा ये जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये है ज्विटर आयन। अब यहाँ से क्या होता है, इसका हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, या रेजोनेंस बनती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ज्विटर आयन की। किसकी है, ज्विटर आयन की। और भाई ये ज्विटर आयन कैसा है, एक सॉल्ट है। कैसा है, एक सॉल्ट है। और दूसरी चीज, ये कैसे बिहेव करता है, एम्फोटेरिक नेचर का ये होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई इनके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब हम ये जानते हैं कि एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो दो अलग अलग बिहेव दिखाए। जैसे कि हमारा क्या होता है, क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। वैसे ही हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए इनका नेचर कैसा हुआ भाई, एम्फोटेरिक नेचर। क्या हमें अमीनो एसिड्स के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल सही।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की। भाई ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो। यहाँ क्या होता है, ये मेरे पास किसकी स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड की। कोई भी अमीनो एसिड है, ये क्या है मेरे पास, ये कोई एक दूसरा अमीनो एसिड है। यहाँ पे देखो तुम, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये कौन सा हुआ भाई, ये हुआ मेरे पास ग्लाइसिन, और ये मेरे पास हुआ एलेनिन। कौन सा अमीनो एसिड, एलेनिन। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो भाई यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, इनके साथ एक लिंकेज जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो हमें समझ में आ गया अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड लिंकेज। जबकि जब हम क्या पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, वहां कौन सा लिंकेज था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सा था, ग्लाइकोसाइडिक। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, कोई पेपर का लेवल बहुत ऊंचा नहीं है, और बल्कि अब तो मजे की बात है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ लेना अच्छे से, तो भाई मुझे ऐसा लगता है हम 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और तुम कर सकते हो। क्या चीज़ है जो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सारा कुछ तो कवर कर रहे हैं। बस तुम्हें क्या करना है, एक बार मेरा वीडियो देखना है, फिर पढ़ना है, फिर से नहीं आए तो वापस वीडियो देखना है और वापस पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हुआ हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात, और हमने देख लिया भाई यहाँ पे ये जो लिंकेज है इसको हमने बोला पेप्टाइड लिंकेज। हमने 2 अमीनो एसिड लिए, ग्लाइसिन और एलेनिन। अब शॉर्ट में हमने अभी देखा, हम ग्लाइसिन को कैसे लिखते हैं, GLY, एलेनिन को कैसे लिखते हैं, ALA। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ग्लाई LA, या फिर ग्लाइसिन एलेनिन अमीनो एसिड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो तुम ये देख रहे हो कि अमीनो एसिड्स कैसे बने भाई, यहाँ पे प्रोटीन्स के फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड्स के लिंकेज से। अब यहाँ तो 2 ही अमीनो एसिड हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे भाई इन अमीनो एसिड्स का अच्छे खासे स्ट्रक्चर्स। जैसे अगर 2 अमीनो एसिड्स के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, इसको हम बोलेंगे डायपेप्टाइड। ये जो पेप्टाइड लिंकेज है, अगर ये 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बना है तो इसको बोलेंगे डायपेप्टाइड। अब डायपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, और सोचो लिंकेज कितना है, 1। मतलब यहाँ पे कितने अमीनो एसिड्स हमने लिए, एक ये ग्लाइसिन और एक एलेनिन, 2 अमीनो एसिड लिए, पर लिंकेज कितना बना, 1। 3 लेंगे तो लिंकेज कितने बनेंगे, 2। 4 लेंगे तो लिंकेज कितने बनेंगे, 3। 5 लेंगे तो लिंकेज कितने बनेंगे, 4। मतलब जितने अमीनो एसिड्स हम लेंगे, एक क्या हो जाएगा, उनका लिंकेज कम हो जाएगा। जैसे हम बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ देंगे, क्या बनेगा भाई, पॉलीपेप्टाइड मोर देन 100 अमीनो एसिड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 यूनिट। सोचो अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का एटॉमिक मास कितना हायर होता है, और कितने भी अमीनो एसिड्स हम यहाँ जोड़ के हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, इज कॉल्ड अ प्रोटीन। तो हमें समझ में आया भाई प्रोटीन कैसे बनते हैं। मोर देन 100 ऑफ अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन्स। इज दैट क्लियर। अब भाई इनको हमने जोड़ तो दिया, अब इनको हमने कैसे जोड़ा है, अब हम करेंगे इस सब की बात। तो यहाँ पे भाई इनकी मॉलिक्यूलर शेप के हिसाब से, प्रोटीन्स का कैसा शेप है उसके हिसाब से हमने इनको 2 जगह क्लासिफाई किया है। कैसे किया है, एक तो हमने किया है इनको फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा हमने किया है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अमीनो एसिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, ध्यान से पढ़ना ये वाली चीज। भाई फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल। मतलब अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे जाएंगी भाई, पैरेलल जाएंगी, तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स का। जैसे कि केराटिन, केराटिन कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, केराटिन प्रोटीन हमारे हेयर्स में और हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद मायोसिन और एटसेट्रा। अगली बात, इनसॉल्युबल इन वाटर।
अब तुम मुझे बताओ, तुम बालों को ले लो थोड़ा और पानी में घोल दो। अब पानी में क्या बाल घुल जाते हैं? नेल्स को घोल के देखना, क्या नेल्स घुल जाते हैं? नहीं। इसीलिए भाई हमारा जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो कैसा होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। आई बात समझ में? फाइब्रस प्रोटीन कैसा होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। और कैसी होती है इनकी चेन? पैरेलल रन करते हैं। कैसे रन करते हैं? पैरेलल। अगली चीज हम बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। पहले हमने किया फाइब्रस, और हमने इनको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्लोब्यूलर प्रोटीन में भी डिवाइड किया है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है? व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड अराउंड अ स्फेरिकल। कैसे कॉइल करेगी भाई? इन अ स्फेरिकल। वो हमारा क्या होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब की शेप में। इंसुलिन क्या होती है भाई? ये क्या होता है? एक इंजेक्शन होता है। जब हम किसकी कमी होती है, किसी को भी अगर डायबिटीज होता है, वहां हम इंसुलिन का यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, इन सब में फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है? सोल्यूबल इन वाटर। जी बिल्कुल। वाटर जो है, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, वाटर में डिसॉल्व करके देखना, घुल जाएगा आराम से। तो भाई ये प्रोटीन कैसे होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोब्यूलर मतलब स्फेरिकल इन शेप। ये हमने पढ़े भाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स को हमने दो में डिवाइड किया है, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर एंड शेप की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये भाई। इनको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, चार स्ट्रक्चर्स में हमने इनको कैसे किया है? क्लासिफाई किया हुआ है। यहां तुम देखो अमीनो एसिड्स कैसे लिंक्ड होते हैं। देखो एक सीक्वेंस में लिंक है, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिंक्ड है। एक सिंगल चेन है, अब वो चेन कैसे भी जा रही है, पर एक पर्टिकुलर कैसे है? लिंक्ड है आपस में एक दूसरे से। और ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम इनका स्ट्रक्चर सीख लो, तुम आराम से इनको डिफाइन कर सकते हो, बहुत आराम से। यहाँ पे ये सब क्या है भाई? ये सब हमारे अमीनो एसिड्स हैं, जो तुम्हें गोले जितने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। अब तुम्हें पता है ना, प्रोटीन तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। अब ये हुआ प्राइमरी। अब इस प्राइमरी से बनता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स का। देखो, अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स क्या होता है? देखो, पहले तुम इसका डायग्राम देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगी इसकी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे हमारा राइट हैंड क्या हुआ? कॉलिक्स। जैसे हम राइट हैंड रूल पढ़ते हैं फिजिक्स में, वैसे ही अगर हम इसको क्या करें, राइट हैंड में कॉइल करें, तो हमारा किसका फॉर्मेशन करता है? ये हमारा अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड हेलिक्स। कैसे ट्विस्ट करके भाई? राइट हैंड हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते जाते हैं, और अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे इनका फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कार्बन और नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन के बीच में होती है। हमारा जो COOH है उसके पास ऑक्सीजन है, और हमारा जो अमीन ग्रुप है उसके पास हाइड्रोजन है। इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये मत पूछना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत बार पढ़ के आए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो। तो ऐसे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और यहाँ इनका फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अल्फा हेलिक्स के साथ एक और होता है भाई, बीटा प्लेटेड शीट्स। ये क्या होती हैं? ऑल पेप्टाइड चेन्स स्ट्रेच टू देयर मैक्सिमम एक्सटेंशन। मतलब अगर इससे ज्यादा अब हमने हमारे प्रोटीन को क्या किया? स्ट्रेच किया, तो वो टूट जाएगा। इतना स्ट्रेच उनमें होता है। जैसे कि सिल्क, सिल्क का फाइबर तुमने देखा है, कहीं से भी तुम सिल्क को कट कर दो, कहीं से भी कट कर दो जहां से तुम्हारा मन है, लेकिन जहां से भी तुम उसको कट करोगे भाई थ्रेड्स निकलने शुरू हो जाएंगे। कहीं से भी कट कर दो उसको। लेकिन जैसे हम कॉटन कट करते हैं, कॉटन का मैंने कोई कपड़ा लिया और मैंने उसको कट किया,
तो कॉटन में से कभी थ्रेड नहीं निकलते, लेकिन सिल्क में से क्या होता है, जहां से तुम कट करोगे भाई वहां उसका एंड ही नहीं हो पाता, मतलब थ्रेड निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे। तो ये होती है भाई बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं देखना, तुम्हें क्या देखना है, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्क। हमने पढ़ लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर, हमने पढ़ लिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं इनका टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। यहाँ पे जो इनके बीच में फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है ही है, तो वो तो होगा ही, साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और वैन डर वाल्स फोर्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल कौन से हैं भाई, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो अभी हमने पढ़े थे, वो ही क्या बनाते हैं, वो किससे बनते हैं भाई, टर्शरी स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट होती है। अब तुम इसका स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे ऐसा हमारा अमीनो एसिड कोई प्रेजेंट था, फाइब्रस में ऐसे और ग्लोब्यूलर में ऐसे, तो भाई वहां पे स्ट्रक्चर तो यही प्रेजेंट होती है, बॉन्ड्स तो सारे यही प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और यहाँ पे है पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो वाटर से क्या करता है, रिपेल करता है, वाटर से डिजॉल्व नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता। जैसे ऑयल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर में कभी डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो सी डबल बॉन्ड OH और CH2 के साथ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे सल्फर के साथ क्या आ गई भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा है आयनिक बॉन्ड। और वैन डर वाल्स फोर्स तो भाई पूरे में ही प्रेजेंट होते हैं। और हर एक अमीनो एसिड के पास क्या प्रेजेंट होगा, हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या प्रेजेंट होगा, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। तो देखो यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई, तो जब टर्शरी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई तो सोचो क्वार्टनरी कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। तुम्हें स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस मैंने तुम्हें ये बताने के लिए स्ट्रक्चर समझाया है कि यहाँ पे भाई सारे तरीके के बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम में अगर डिफाइन टर्शरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अगर लंबा क्वेश्चन आता है तो आ सकता है भाई अमीनो एसिड वाला ये क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारे डायग्राम एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, एज इट इज वहां ये बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं हमारी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का यहाँ क्या होता है, कॉम्बिनेशन। अब तुम एक बात सोचो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन खुद ही कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। अब यहाँ पे तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन या उससे ज्यादा, मतलब सारी पेप्टाइड चेन आपस में क्या हो जाएंगी, लिंक हो जाएंगी, तब फॉर्म होगा हमारा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। यहाँ देखो भाई ये है प्राइमरी, एकदम सिंपल था। फिर ये सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या था, राइट हैंड अल्फा हेलिक्स। टर्शरी में क्या है, टर्शरी में तो भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और क्वार्टनरी में सारे अमीनो एसिड्स आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो ये बनता है भाई क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये हुई हमारे पास हमारे चारों प्रोटीन्स की, चारों इनकी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ऐसे, टर्शरी ऐसे, और ये है हमारी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अब तुम देखो कितनी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती गई और ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है क्वार्टनरी अमीनो एसिड्स की। ये बात समझ में आई, प्राइमरी कैसे होते हैं, टर्शरी कैसे होते हैं, सेकेंडरी कैसे, और क्वार्टनरी कैसे, ये इन चारों अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर का कंपैरिजन है। अब हम एक बात और देखते हैं भाई, डीनेचर्ड प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका क्या है, कोगुलेशन, इसका एग देखो, कोगुलेशन ऑफ एग। तुम कोई भी चीज को हीट दो, क्या होता है, किसी भी चीज को हीट देने पे वो मेल्ट हो जाती है सॉलिड से लिक्विड में, और लिक्विड में होगी तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सेप्ट हमारे एग के। जैसे ही हमने एग को फोड़ा और तवे पे डाला,
एग होता है, एग यॉक प्रेजेंट होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन भाई तवे पे जाते ही क्या बन जाता है, हमारा ऑमलेट तैयार हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। मतलब उल्टा काम हुआ, टेम्परेचर देते ही क्या हुआ भाई, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हुआ, एग में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, और प्रोटीन में जैसे ही हमने हीट दी तो वहाँ पे भाई उनके बीच में लिंकेज हुआ, तो इसकी वजह से हमारा एग कैसा होता है, कोगुलेशन ऑफ एग सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है भाई कडलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क को क्या करते हैं हम, कडलिंग करते हैं या फिर उसका दही जमाते हैं, वो भी क्या है हमारा रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का बढ़िया एग्जाम्पल। क्योंकि प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, एग में और मिल्क में। तो दोनों चीज समझ में आई, दोनों एग्जाम्पल समझ में आए, कैसे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कभी भी तुमने मम्मी को दही मथते हुए देखा होगा, क्या होता है, साइड में भाई बटर निकलना शुरू हो जाता है। तो बटर कौन सा फॉर्म है, लिक्विड तो है नहीं, सॉलिड। तो इसके वजह से क्या होता है, वहां पे डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। ये सारी बातें हमारे प्रोटीन्स के बारे में खत्म हुई। और भाई प्रोटीन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर इसमें कोई अलग बात नहीं है। अगर तुम मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हो तो प्रोटीन्स के बारे में ये सारी बातें तो भाई बायोलॉजी वाले बच्चों ने भी नहीं पता, उन्हें बस यूज़ पता है और इससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं जानते। तो दोनों के लिए सिमिलर ही है प्रोटीन पढ़ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी हमारे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमारी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का बहुत बहुत एसेंशियल पार्ट ये होते हैं, जैसे कि माल्टेस, लैक्टेस, इन्वर्टेस, ये सब होते हैं हमारे क्या, एंजाइम्स। तुम एक चीज़ देखो, हर एक एंजाइम के बाद क्या है, एज। तो भाई एंजाइम्स का जो लास्ट सफिक्स होता है वो क्या होता है, एज। जैसे माल्टोज शुगर को हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, तो हम एंजाइम कौन सा लेंगे, माल्टेज, ये हुआ माल्टेज। और जैसे कोई भी तुम लैक्टोज को कन्वर्ट करो तो क्या होगा, लैक्टेज। तो वहां पे भाई हमने एज का जो फॉर्मेशन किया है वो एज क्या है, एंजाइम है। जब भी एज लगा देखिए भाई ये एंजाइम है। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं भाई, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का। और एंजाइम्स क्या है, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन सेम ही रहता है। उसका बस काम क्या होता है, किसी भी एंजाइम का रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या तो वो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई करेगा या तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगा, लेकिन खुद में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन एंजाइम एज इट इज रहता है। बस इतना सा ही पार्ट हमारी बुक में एंजाइम के बारे में दिया हुआ है। पहले सरफेस केमिस्ट्री में हम एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ते थे, पर अब सरफेस केमिस्ट्री तो हमारे कोर्स से हट गया, तो भाई एंजाइम के बारे में तुम्हें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब अगली बात करते हैं हम हमारे वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स क्या होते हैं, देखो, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बड़ा सारा ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं वाइटामिन। वाइटामिन कैसे होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और एक होते हैं फैट इनसॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं, देखो, मतलब उनमें सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल्स, फैट और ऑयल में क्या होगा, घुल जाते हैं। इनसॉल्यूबल इन वाटर, अब सीधी सी बात है, अगर तेल में कोई चीज़ घुल रही है तो पानी में तो नहीं घुलेगी। विटामिन ए, डी, ई एंड के, कौन कौन से विटामिन है ये बात याद रखनी है। विच विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल, ए, डी, ई एंड के। स्टोर्ड इन लिवर, लिवर में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे एडिपोज टिश्यूज में जो है फैट सॉल्यूबल विटामिन हमें यहाँ से मिलते हैं। फिर हम बात करें वाटर इनसॉल्यूबल विटामिन की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी में जितने भी ग्रुप हैं, B1, B2, B6, B12 और विटामिन सी, ये सब किस में आते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन में। सॉल्यूबल इन वाटर सो मस्ट बी केप्ट इन डाइट रेगुलरली। मतलब तुम सोचो, अगर कोई विटामिन हमने लिया और वाटर में घुला, वाटर में घुल के हमारे यूरिनेशन के थ्रू वो हमारी बॉडी से तो एक्सक्रीट हो गया। अब एक्सक्रीट हो गया तो हमें वो विटामिन की नीड तो है,
इसका मतलब जो भी वाइटामिन कैसे हैं भाई, वाटर सॉल्युबल हैं, वो रेगुलरली हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम उन्हें डाइट में नहीं लेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा लैक ऑफ वाइटामिन हो जाएगा, और लैक ऑफ पर वाइटामिन बढ़िया सारी डिजीज देके जाएगा फिर। ठीक है, एक्सेप्ट वाइटामिन B12। ग्रुप बी के सारे वाइटामिन कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। बात आई समझ में। विटामिन सी, भाई इसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नींबू में प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में, मतलब जितने भी कैसे होते हैं हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है भाई, वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम बोलते हैं ऑरेंज तो खाना चाहिए, नींबू भी लेना चाहिए डेली डाइट में। आई बात समझ में। अब हम डिटेल में बात करते हैं हमारे विटामिन्स के बारे में। इनका पूरा फ्लो चार्ट है हमारे सिलेबस में, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में दे रखा है तो कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो देखो, विटामिन ए, B1, B2, B6, B12 सब के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे शुरुआत करते हैं A4 अल्फ़ाबेट से, तो ए से ही हम बात शुरू करते हैं। विटामिन ए सोर्स क्या है भाई, सोर्स याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, पर जो तुम्हें ज़रूरी है वो क्या है, इनकी डेफिशिएंसी। इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। देखो, इस ये किस में प्रेजेंट होता है, फिश लिवर ऑयल में, और कैरेट्स में, बटर में एंड मिल्क में विटामिन ए हमारा प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी हमें कौन कौन सी डिजीज होती है, ज़ीरोथैलेमिया, और होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कोर्निया ऑफ आई। तुमने बहुत सारे लोगों की देखी होगी जो आई है पत्थर जैसी हो जाती है, उनका कोर्निया पत्थर जैसा हो जाता है, और जिसकी वजह से भाई दिखना बंद होता है। तो ये क्या होता है, ज़ीरोथैलेमिया। एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस। लोगों को, कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस जिनको भी होती है, उनको रात में दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ सूरज की लाइट में, सनलाइट में उन्हें दिखता है, सनसेट होते ही उन्हें दिखना बंद हो जाता है। ये होती है भाई नाइट ब्लाइंडनेस। इसलिए विटामिन ए आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है। फिर हमारी विटामिन B1, इसका एक और नाम है, ये जो नाम है ना भाई इनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं थायामाइन। इसका सोर्स ये है, क्या है, ईस्ट, मिल्क ग्रीन, वेजिटेबल एंड सीरियल्स। अब तुम देखते जाना भाई, मिल्क तो विटामिन ए में भी ज़रूरी है, विटामिन B1 में भी, B2 में भी, और B6 में भी। ठीक है, तो रेगुलरली ये तो हमारी डाइट में भाई प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो मिल्क के यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 की वजह से कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी। कौन सी होती है, बेरी बेरी। इसमें क्या होता है भाई, भूख लगना बंद हो जाता है, रिटार्ड ग्रोथ, और ग्रोथ भी क्या हो जाती है भाई, रुक जाती है। नेक्स्ट विटामिन है B2, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ये किस में प्रेजेंट होती है, मिल्क, एग वाइट, लिवर एंड किडनी। मिल्क, एग वाइट, लिवर एंड किडनी। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, चिलोसिस। कौन सी होती है, चिलोसिस। फिशरिंग एट कॉर्नियस ऑफ माउथ एंड लिप्स। तुमने बहुत बार देखा होगा भाई, बहुत सारे लोगों के होठों के आसपास फटना शुरू हो जाते हैं, तो और हमेशा फटे हुए रहते हैं ऊपर नीचे, वो किसकी वजह से होती है, विटामिन B2 की कमी से। और क्या होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। और क्या होती है, उनकी स्किन रेड रेड हो जाती है, जलने जैसी हो जाती है, और पूरी स्किन भी कैसी दिखती है, फटी फटी सी स्किन दिखती है। वो भी विटामिन B12 का ही क्या है भाई, लक्षण है। विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। ये किस में प्रेजेंट होता है, ईस्ट में, मिल्क, एगियोक्सैलिस एंड ग्राम्स में जो है हमारा विटामिन B6 प्रेजेंट होता है। कितने विटामिन पढ़ लिए, 1, 2, 3 एंड 4। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, कन्वर्जेंस। कौन सी होती है, कन्वर्जेंस। तुम्हें कौन कौन से पता होने चाहिए, देखो, एक तो इनके कॉमन नेम्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई कॉमन नेम्स में क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, थायामीन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, लैक ऑफ थायामीन की वजह से कौन सी डिजीज होगी। अब तुम्हें थायामीन ही नहीं पता तो तुम कैसे बताओगे भाई, विटामिन B1 की यहाँ बात हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट विटामिन की हम बात करते हैं, B12। दिस इज द ओनली विटामिन जो कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल। ये किस में प्रेजेंट होता है, मीट, फिश, एग एंड कर्ड। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, पर्निशियस एनीमिया, RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। तुमने बहुत सारे लोगों से सुना है
कि XYZ की यार इसकी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, और उनको हर 15 दिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन डोनेट करना पड़ता है, मतलब किसी से लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, या उनको कहीं ना कहीं से भाई चढ़ता ही है ब्लड, मतलब हर 15 दिन में ब्लड जो है उनकी बॉडी को नीड होती है। विटामिन सी भाई बहुत फेमस है, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आंवला या ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी होती हैं, उन सब में प्रेजेंट होता है विटामिन सी। इसका कॉमन नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है, स्कर्बी, ब्लीडिंग इन जम्प्स, मसूड़ों से खून आना। ऐड आता है ना, अमरूद खाया, अच्छा विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी क्या होता है, ये सब जानते हैं। एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एक्यो, क्या होता है इसकी वजह से, रिकेट्स। बहुत सारे बच्चों की हड्डियां क्या होती है, पैरों की टेढ़ी मेढ़ी, वो जो हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, किसकी वजह से होता है भाई, विटामिन डी की कमी की वजह से हमें क्या होता है, रिकेट्स होती है। विटामिन ई क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर, जितने भी काइंड ऑफ ऑयल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है विटामिन ई। इवन तुमने कैप्सूल देखे होंगे ग्रीन कलर के जो कि हम यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ई। इंक्रीजेस फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस, यहाँ से क्या होती है, मस्कुलर वीकनेस और बोन्स के अंदर फ्रेजाइलनेस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कहीं भी मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो जाती है। विटामिन के भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटर टाइम, मतलब क्या हुआ, अगर किसी की बॉडी में विटामिन के का डेफिशिएंसी है तो भाई अगर उसे चोट लग गई तो ब्लड क्लॉट बनेगा ही, मतलब खून बहता ही रहेगा बहता ही रहेगा, रुक नहीं पाएगा विटामिन के की डेफिशिएंसी से। अब भाई ये हमारी सारी बातें हुई, आज हमने करी प्रोटीन्स, विटामिन्स और थोड़ी सी बात एंजाइम्स के बारे में। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करी है, यहाँ से भाई क्वेश्चन जो भी आज हमने लेक्चर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छे से लेक्चर को पढ़े और पढ़ने के साथ हंसते रहिए और भाई यहाँ पे लेक्चर्स को देखते रहिए। थैंक यू।